नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह बिहार में वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। बीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शाह लोगों को संबोधित करेंगे। बीजेपी इस रैली में लाखों लोगों के शामिल होने का दावा कर रही है। और ये देखिए, उससे पहले सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वर्चुअल रैली होगी बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए, और वहां पर कैसी तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं उसकी एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने। दिल्ली बीजेपी का जो दफ्तर है वहां पर सैनिटाइजेशन पूरा किया जा रहा है। 4 बजे बीजेपी की वर्चुअल रैली होने वाली है जो कि पटना के लिए संबोधित की जाएगी, लेकिन दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से संबोधित होगी। अमित शाह करेंगे इस वर्चुअल रैली को और तैयारियां पूरी की जा रही हैं। और अमित शाह दिल्ली बीजेपी दफ्तर से वर्चुअल रैली करेंगे, इसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता पवन मिश्रा ने। इसे बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज भी कहा जा सकता है। जी हां, आज जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी एक वर्चुअल रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। रैली के जरिए बिहार के लोगों को संबोधन करेंगे। आप देखिए कि दिल्ली के राष्ट्रीय बीजेपी का ऑफिस है और वहां पर जो है देखिए मंच पूरी तरह से सज चुका है। तैयारी यहां पर चल रही है और यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का, आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहां पर पूरा यहाँ पर ख्याल यहाँ पर रखा गया है। और खुद यहाँ से वर्चुअल रैली के जरिए हज़ारों लोगों से जुड़ने की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को देखते हुए ऐसी पहली वर्चुअल रैली का आयोजन किया जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसी साल चुनाव है, और एक बार फिर से बीजेपी अपना दमखम दिखाने के लिए आम जनता के बीच जा रही है। और मकसद ये भी है कि उन्हें अपना कामकाज भी बताना है। इस रैली के माध्यम से ये भी देखना है कि क्या भाजपा का जनाधार बिहार में है या नहीं। कैमरा पर्सन अमित राणा के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो इस वक्त देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार में जो जन संवाद होने वाला है वहां की तस्वीर भी आपको दिखाई जा रही है, साथ ही दिल्ली बीजेपी के दफ्तर की तस्वीर भी आपके सामने है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दावा किया कि इस ऑनलाइन रैली में करीब 5 लाख लोग शामिल होने वाले हैं। बिहार में पहली बार बीजेपी की वर्चुअल रैली गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं पूरी तैयारी हो चुकी है। बीजेपी कार्यालय के अंदर जो सभागार है वहां एक मंच बनाया गया है और मंच पर आप देख सकते हैं 8-10 कुर्सियां रखी गई है, जिसमें बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वह यहां पर मंच पे बैठेंगे। और उसके बाद आज शाम 4 बजे अमित शाह सभी बिहार की जो जनता है उसको संबोधित करेगी। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल है। सर, ये बताइए कितनी तैयारी है, कितनी लोग इस वर्चुअल रैली में शामिल होंगे और कैसे व्यवस्था किया गया है, अगर बूथ वाइज बताएं। यह पहली बार भारतवर्ष में कोई वर्चुअल संवाद हो रहा है, तो कितने लोग सम्मिलित होंगे यह आंकड़ा तो हमें बाद में मिलेगा। लेकिन मन की बात सप्तऋषि के साथ भाजपा ने कार्यक्रम किया था कि हर बूथ पर 7 कार्यकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग करके बैठाने का, और 44,000 बूथों पे हम सफल हुए थे। इस बार का लक्ष्य है कि हमारे 60,000 से ऊपर के बूथ पर जो सप्तऋषि है वह 7 स्थानों पर बैठ करके और माननीय गृह मंत्री जी का बिहार के बारे में जो संबोधन है वह सुने, और उसी हिसाब से हमारी तैयारियां हैं। यह आंकड़ा 5 क्या किया गया, बूथ पर LCD लगाया गया है, कैसे तैयारी की? तो बहुत कम स्थानों पर लगा है, चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग से 30 से ज़्यादा स्थानों पर 30 से ज़्यादा लोग बैठ नहीं पाएंगे एक बड़े हॉल में भी। लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, केबल नेटवर्क के माध्यम से, जो जहां है वो उस माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को सुनेगा। ये तय है कि बिहार विधानसभा में चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, इस पर कोई विवाद ही नहीं। तो बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। आप देख सकते हैं सभागार जो है इसमें जो कुर्सियां लगाई गई है वह भी एक दूरी पर लगाई गई है, और यह सख्त निर्देश दिया गया है कि जो भी लोग इस रैली में, यानी जिसका नाम दिया गया है बिहार जन संवाद, उसमें जो शामिल होंगे वह एक
अलग अलग दूरी पर बैठेंगे, यानी एक सोशल डिस्टेंस का भी पालन करेंगे। निश्चित तौर पर यह कोरोना संकट का समय है, लेकिन राजनीति भी जरूरी है क्योंकि यह चुनावी साल है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। तो सौरभ ने आपको पूरा जायजा लेकर दिखाया कि आखिर पटना में जो दफ्तर है बीजेपी का वो किस तरह से तैयार किया गया है। सौरभ ही हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। सौरभ, मैं समझना चाह रही हूं ये पूरा प्रोसीजर कैसे होगा, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है इस तरह का वर्चुअल संवाद जिसमें कि रैली को आप उसका नाम दे सकते हैं। कैसे किया जाएगा ये स्टेप वाइज समझाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूं। वहां पर यानी दिल्ली में अमित शाह मंच पे बैठेंगे और वहां से वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, डिजिटल के जरिए वह लोगों को संबोधित करेंगे। यहाँ पर बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं जो आप पीछे देख भी सकती हैं। यहाँ पर मैं इस वक्त बीजेपी ऑफिस के अंदर सभागार में हूँ और मेरे पीछे आप मंच देख सकती हैं। इस मंच पर बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वह मौजूद होंगे और पीछे के तरफ एक बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया है, वहां पर अमित शाह का संबोधन चलेगा। इसी तरीके से बिहार के अलग अलग बूथों में एक बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया है, वहां पर लोग मौजूद रहेंगे जो अमित शाह के संबोधन को सुनेंगे। जी सौरभ, क्या इसको लेकर कोई एक लिमिट रखी गई है कि उस जगह पर आखिर कितने ही लोग इकट्ठा होने चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी तो ख्याल रखना ही है ना। 2.5 लाख पार करने वाले हैं केस पूरे देश में। तैयारी की गई है, एक बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया है। लोगों से अनुरोध किया गया है कि जितने भी लोग आए एक सामान्य दूरी बनाकर बैठे। यहाँ भी आप देख सकती है जो भी चेयर लगाया गया है एक सामान्य दूरी पर लगाया गया। मकसद यह है कि कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए। इसी तरीके से पूरे बिहार में जिस बूथ पे तैयारी की गई है अमित शाह के भाषण को सुनने की, वहां पर भी जो कुर्सियां लगाई गई है एक सामान्य दूरी पर लगाई गई है। मकसद यही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए। बीजेपी का दावा है कि 5 लाख लोग इस रैली में शामिल होंगे, यानी जितने भी बूथ पर ये तैयारी की गई है। बीजेपी का कहना है कि हर बूथ पर 5-5 हजार लोग रहेंगे जो अमित शाह के संबोधन को सुनेंगे। जी, आरजेडी लगातार थाली बजाकर इस पूरी रैली का ही विरोध कर रही है। आरजेडी का कहना है कि देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ गए हैं, 2.5 लाख को पार कर रहे हैं और यहां पर ये राजनीति की जा रही है। उस पर क्या कहना है वहां पर नेताओं का? जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जब हमने ऐलान किया था कि अमित शाह का वर्चुअल रैली होगा, उसी दिन आरजेडी ने भी ऐलान किया था कि हम इस रैली का विरोध करेंगे, यानी हम 7 जून को प्रतिकार दिवस मनाएंगे। हालांकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि देखिए उनका काम है विरोध करना, हम ऐसी कोई चीज नहीं कर रहे हैं जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे। हम सभी नियमों का पालन कर रहे हैं जो कोरोना के मद्देनजर हमें करना चाहिए। हम सोशल डिस्टेंस का भी पालन कर रहे हैं। हमने जो कुर्सियां लगाई है वह भी एक सामान्य दूरी पर लगाई गई है। ठीक है सौरभ, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इस बीच बता देते हैं कि वहीं बिहार में अमित शाह की डिजिटल रैली से बीजेपी के चुनावी बिगुल बजाने के पहले ही आरजेडी ने इसका विरोध किया। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने आज थाली बजाकर बीजेपी और जेडीयू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी का आरोप है कि संकट के इस काल में भी बीजेपी राजनीतिक रैलियां कर रही है। इस डबल इंजन के सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, उनको प्रताड़ना पूरी तरीके से जो है किया है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि गरीब का पेट खाली है और जो दूसरे दर्जे का नागरिक के रूप में जो हमारे श्रमवीर और श्रमिक भाई हैं, जिस प्रकार का बर्ताव मौजूदा सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने किया है, लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं। हम बताना चाहेंगे कि लगभग जो है 12 करोड़ लोग जो है पूरे देश भर में जो है बेरोजगार हैं, जिनकी रोजगार जो है वो छूटी है। इस कोरोना काल में 13 करोड़ के लगभग जो आंकड़ा है वो बीपीएल में जो है वो जुड़ा है। आप देख सकते हैं पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है और यहाँ की सरकार गरीबों को, मजदूरों को खाना देना चाहिए था। डिजिटल रैली का इस्तेमाल डिजिटली लोगों को पहुंचाने में करना चाहिए था, खाना खिलाने में करना चाहिए था।
तो सौरभ, सुना आपने, तेजस्वी यहां पर यह आरोप लगा रहे हैं कि डिजिटल रैली कीजिए, ठीक है, लेकिन डिजिटल रैली कार्यकर्ताओं या फिर देश को संबोधित करने के लिए नहीं होनी चाहिए या फिर राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए। डिजिटल रैली का इस्तेमाल उन भूखों के पेट में खाना पहुंचाने के लिए किया जाना चाहिए था, उन लोगों को एड्रेस करने के लिए किया जाना चाहिए था जिनका रोजगार छिन गया है। पर उस मुद्दे पर बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। सौरभ, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? तस्वीरें देखिए आप, राबड़ी देवी का आप देख पा रही हैं, जहां पर वो हाथ में थाली लेकर अपने तमाम जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ मिलकर थाली बजाकर विरोध करने की कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि राजनीति क्यों हो रही है, या फिर इस वक्त चुनाव के बारे में क्यों इतना सोचा जा रहा है जब कितने लोग हैं जो अभी भी भूखे हैं। तो विपक्ष ने उसी दिन से ऐलान कर दिया था इस डिजिटल रैली का विरोध करने का, जिस दिन इस डिजिटल रैली के बारे में ऐलान किया गया था। तो इस वक्त की तस्वीर हम आपको बता दें, जो दो तस्वीरें हैं, मैं चाहूंगी दोनों तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हों। एक तरफ जहां विपक्ष का आप हंगामा और विपक्ष का विरोध देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो तैयारियां चल रही हैं दिल्ली के बीजेपी के दफ्तर में और साथ ही पटना में, और उसके अलावा जो बिहार के अलग अलग बूथ हैं वहां तमाम जगहों पर उसी तरह की तैयारी की गई है। जैसा सौरभ ने बताया था, कह तो यही रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से कुर्सियां दूर दूर लगाई गई हैं, सब मास्क पहनकर आएंगे, और वहां पर एक स्क्रीन लगाई गई है जिस पर अमित शाह दिखाई देंगे, और यह भी दावा किया जा रहा है कि 5 लाख लोग इसी तरह से डिजिटल रैली के जरिए जुड़ेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या के मामले में दिल्ली देश में 3रे नंबर पर आ चुका है। आज दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि दिल्ली में अब सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा, यानी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल और निजी हॉस्पिटल में सिर्फ दिल्ली वाले ही इलाज करा सकेंगे, लेकिन केंद्र सरकार के हॉस्पिटल में सभी का इलाज हो सकेगा। तो दिल्ली में कई ऐसे अस्पताल हैं जैसे कि आरएमएल है, एम्स है, सफदरजंग है, लेडी हार्डिंग है, ये सारे जो हॉस्पिटल्स हैं ये केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, और बाकी जितने अस्पताल हैं जो कि सरकारी अस्पताल हैं वो दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। तो उनका कहना है कि जो दिल्ली सरकार वाले अस्पताल हैं उनमें दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा, लेकिन जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं उनमें सबका इलाज होगा। एक संतुलन बनाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड है, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड है। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं, बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं, वहां पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके। उसके ऊपर दिल्ली सरकार कोई आदेश नहीं पारित कर रही, उसके ऊपर कोई, तो जो जैसे आज व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोई भी जाके इलाज कराता है, केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुले रहेंगे। प्राइवेट अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे कोरोना तक, लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जो स्पेशल किस्म की सर्जरी करते हैं, जो सर्जरी बाकी देश भर में अवेलेबल नहीं है और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। जैसे ऑन्कोलॉजी सर्जरीज हैं, ट्रांसप्लांटेशन है, न्यूरो सर्जरीज हैं, इस किस्म की कुछ सर्जरीज जो कुछ चंद अस्पताल करते हैं, उन सर्जरीज के लिए देश भर से लोग अगर दिल्ली आके अपनी सर्जरी करवाते हैं वो पूरे देश के लोगों के लिए खुला रहेगा। तो यहां स्पष्ट कर दूं कि सिर्फ दिल्ली सरकार वाले अस्पताल ही नहीं बल्कि निजी अस्पतालों के लिए भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वहां पर दिल्ली वालों का इलाज होगा, सिर्फ कुछ जो स्पेशलिटीज हैं जिन हॉस्पिटल्स की उनको छोड़कर। दिल्ली में फिर पुरानी दरों में बिकेगी शराब। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने शराब पर कोरोना टैक्स हटा दिया है। केजरीवाल सरकार ने शराब पर 5% वैट बढ़ाया। 10 जून से लागू होंगी शराब की नई दरें। तो दिल्ली सरकार ने 70% कोरोना टैक्स जो पहले लगाया था, याद होगा आपको लॉकडाउन के समय पर, वो अब हटा दिया है, जबकि वैट 5% बढ़ा दिया है। वैट को 20% से बढ़ाकर अब 25% कर दिया गया है, लेकिन पहले बढ़ाया हुआ कोरोना टैक्स जो कि 70% तक बढ़ा दिया था वो अब हटा दिया गया है, यानी शराब आपको अब सस्ती मिलेगी दिल्ली में।